जय हिंद एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम श्रेयस यादव है और जो हमारी सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी की, उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, मेजरली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके आंतरिक भाग में है क्या, उसके इंटरनल पार्ट में है क्या। अभी तक हमने पढ़ा है स्कूल्स में, किसी ने कहा कि सर इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी ने कहा कि सर इसके अंदर मैग्मा है, ठीक है, किसी ने कहा कि कुछ पानी है कुछ मैग्मा है। तो क्या है पानी, कहाँ तक है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आज थोड़ा क्लियर करेंगे एक जोग्राफिकल वे में। ठीक है, भूगोलिक स्तर पे कि क्या है आंतरिक भाग के अंदर पृथ्वी के, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक में देखो, जैसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिगर लगा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द अर्थ। ये अर्थ को मैंने कट कर दिया। जब मैंने इस अर्थ को कट कर दिया तो ये मुझे इसका आंतरिक भाग दिख रहा है। अब ये किस अवस्था में है, ये है कैसा, ये सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, तरल है, या गैस है, गैस की फॉर्म में, कैसा है ये, किस स्टेट, किस अवस्था में है ये, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर हम सरफेस, हम तो सरफेस पे रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पे रह रहे हैं, अगर हम सरफेस से अर्थ के इंटीरियर जाएंगे तो जो मैक्सिमम डेप्थ पे जो हम अभी जा पाए हैं वो कितना है, अप्रोक्स 10 to 12 किलोमीटर है। और अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400। ठीक है, ये है अर्थ की रेडियस। तो भाई हम इतना अंदर तो पहुंचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हम अभी आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, तापमान बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जहां पे चट्टानें तक मेल्ट हो जा रही हैं, तो किसी इक्विपमेंट का पहुंचना तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल नामुमकिन है। तो कैसे पता चला आंतरिक भाग के बारे में, वही सारी चीजें हम आज के टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा जो ये टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई डाउट यहां तक नहीं? ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक बात करेंगे वो है क्या, सोर्सेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसके स्रोत क्या हैं। सर हमें पता कैसे चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में है क्या? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग गए किसी मशीन में बैठ के अंदर और देखा है कि भाई अंदर यही है। कुछ तो उसका प्रोसेस होगा, कुछ तो मैकेनिज्म होगा जिससे हमें यह पता चला कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में है क्या। तो वो जो सोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है, आंतरिक भाग के स्रोत। तो जो सोर्सेस हैं वो यहां पे बेटा दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या देखेंगे कि ये सर वो चीजें हैं जिनसे हमें डायरेक्ट वे में पता चलता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अर्थ के। ठीक है, डायरेक्ट वे में मतलब जैसे वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब फटता है तो सरफेस पे आता है ना उसका जो भी मटेरियल है, मैग्मा। जब वो उसमें जो मॉल्टेन, जो घुले हुए या फिर जो पिघली हुई जो चट्टानें थी, वो जब अंदर थी पृथ्वी के, तब तो हमने उसको मैग्मा नाम दिया। जब वो सतह पे आ गए तो नाम दिया क्या, लावा। तो अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो पहला है वॉल्केनो, जिसको बोलेंगे ज्वालामुखी। ये भी तो हमें सोर्स के बारे में बताते हैं। ज्वालामुखी जब आता है बाहर लावा तो उसकी स्टडी की जाती है, उस समय पता चलता है कि अच्छा अर्थ के अंदर ये मेटल्स पाए जा रहे हैं, ये कंपोजिशन है, इतना टेम्परेचर है, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें पता चल जाती है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। किससे, ज्वालामुखी से। नेक्स्ट जो है सर वो है रॉक्स या फिर चट्टानें। तो चट्टानों की स्टडी करके, रॉक्स की स्टडी करके भी तो हमको पता चलता है कि क्या है अर्थ के इंटरनल पार्ट में, क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर में। आगे क्या है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे माइनिंग वगैरह होती है, KGF, ठीक है, मूवी वाला नहीं,
कोलर गोल्ड फील्ड, माइन है एक, गोल्ड माइन है, तो माइनिंग वगैरह की जाती है, तो वो भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं अर्थ के। लास्ट जो है वो है सर ओशियन ड्रिलिंग, तो ये भी एक तरीके से वही है, ठीक है, ड्रिलिंग माइनिंग सारे जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैनमेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारा डायरेक्ट सोर्स है, प्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक भाग के। अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष स्रोत की, ठीक है, मैं बोल रहा हूं बाइलिंगुअल, जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए हिंदी में, ठीक है। अगर मैं इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करूं, अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करूं, जिसके मदद से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है, बाय विच वी कैन स्टडी द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इनडायरेक्ट सोर्सेस वर टेम्परेचर, तापमान, अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक जब आता है तो कुछ वेव्स रिलीज होती हैं, उन वेव्स को बोला जाता है सीज्मिक वेव्स, और उन सीज्मिक तरंगों से ही हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में यह पता चला कि सर क्या पार्ट अर्थ के अंदर सॉलिड है, क्या पार्ट लिक्विड है। ह्यूमनली वहां जाके चेक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इन सारे स्रोतों से ही हमें उसके बारे में पता चलता है। डेंसिटी, सर जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी में चेंजेस आएंगे, तो ये भी क्या है, एक तरीके का स्रोत है जो हमें बताता है। और लास्ट है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी हमें अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में बताता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो आगे की जो ये अर्थ का जो क्लासिफिकेशन है इंटरनल पार्ट का, वो किस तरीके से किया गया। तो एक हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने पहली पिक्चर देखी थी सबसे ऊपर, ये देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ये हमने अर्थ के आंतरिक भाग का विभाजन किया, तो उसमें जो सबसे बाहर का पार्ट था उसको बोला हमने क्या, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के बाद क्या है, मेंटल, और मेंटल के बाद जो सबसे सेंटर में आपको ये नजर आ रहा होगा पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, उसको बोलते हैं क्या, कोर। और ये भी दो तरीके का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया, तो ये जो है दिस इज आउटर कोर, और ये जो बीच में है दिस इज इनर कोर, ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल कोर जो है, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो पहला विभाजन है वो तीन तरीके से किया गया है सर, इट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ये किस तौर पे किया गया है सर, ये किया गया है केमिकली, रासायनिक तौर पे, यानी कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी अंदर, जो भी चट्टानें मिल रही हैं उनकी कुछ रासायनिक उनकी खूबियां हैं, तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही जो क्लासिफिकेशन किया गया, दैट क्लासिफिकेशन वाज इनटू क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे जो बाहरी सतह थी उसको क्रस्ट बोला, उसके बाद जो है वो मेंटल है, और सबसे सेंटर में या फिर जो केंद्र में है दैट इज कॉल्ड कोर। एनी डाउट नहीं। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रस्ट जो है, तो क्रस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, समझ में आ गए क्रस्ट कौन सा है। अभी फिगर दिखाया पीछे सबसे ऊपर है जो वो क्रस्ट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्रस्ट को भूप्रटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टिपिकल टर्म नहीं है ये इंग्लिश में कि जिसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, तो क्रस्ट ही याद रखेंगे, वो थोड़ा हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्रस्ट की, तो क्रस्ट का सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, अगर मैं यहां से 30 किलोमीटर तक जा रहा हूं तो वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह या फिर बाहरी भाग है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहां पे हमें दो टर्म देखने को मिलेंगे, सियाल और सीमा, ठीक है। ये है क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये बाहर का जो रीजन है ये क्या है, ये पूरा क्रस्ट है। अब इसमें मैंने मान लो यहां अगर गड्ढा कर दिया ऐसे करके, उसमें भर दिया पानी, तो वो क्या बन गया, वो बन गया समुद्र या फिर ओशियन। तो ओशियन रहा तो क्रस्ट का ही पार्ट, क्रस्ट से अलग तो हो नहीं गया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो ये वाली क्रस्ट है सतह वाली, इसको मैं बोलूंगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपी, ठीक है। और जो ये जहां पे पानी भरा हुआ है इसकी जो सतह है इसको बोलूंगा मैं ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम सियाल,
सियाल का यहां पे मतलब क्या है, सियाल मतलब दो हैं एलिमेंट, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, दैट इज कॉल्ड सियाल। इसी तरीके से जो ओशनिक क्रस्ट है उसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, यहां पे सीमा से मतलब क्या है सर, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ओशनिक क्रस्ट में जो कंपोजिशन या फिर जो हमें पदार्थ या तत्व जो मिलेंगे, रासायनिक तत्व, वो होंगे सिलिका और मैग्नीशियम। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो हमें रासायनिक तत्व देखने को मिलेंगे वो होंगे क्या, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इन्हीं रासायनिक तत्वों के बेसिस पे, इन्हीं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्या किया गया है, इसका विभाजन किया गया है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे देखो। आगे अगर मैं फर्दर पॉइंट्स की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा सर, वो ये आएगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ। और ये क्या है, ये नाइफ तो उसको है, कोर है। वेट, हाँ देखो क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, वो पॉइंट थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन किया है। आगे देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डेंसिटी, घनत्व के बारे में। तो इसकी डेंसिटी जो है वो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्रस्ट की क्या है, ये डेंसिटी है। और ये पूरे अर्थ का 1% के अप्रोक्स वॉल्यूम को क्या करता है, कवर अप करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा कवर अप नहीं करता। तो पहली जो लेयर थी वो क्रस्ट थी, और क्रस्ट के बारे में क्या पॉइंट है, आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो लेयर है सर, दैट लेयर इज कॉल्ड मेंटल। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर ये अर्थ है तो 0 से 30 क्रस्ट था, 30 से 2900 जो है वो हमारा पूरा क्या है, मेंटल है। एंड दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मध्य भाग है ये, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है पूरे पृथ्वी का 83%, 83% जो है वो हमारा मेंटल कवर अप करता है। गॉट इट? कोई डाउट? ये हो गया मेंटल। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन, जो सबसे सेंट्रल पार्ट था उसको बोलते हैं कोर, केंद्रक। तो कोर में क्या है, 0 से 30 था क्रस्ट, 30 से 2900 मेंटल, 2900 से 6371, और इसकी यही अप्रोक्स वैल्यू है 6400 किलोमीटर। यही क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस। तो कोर का ये तो हो गया रेंज। अगला पॉइंट क्या है, ये सबसे आंतरिक भाग है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कॉन्टिनेंट क्रस्ट को, महाद्वीपी की जो क्रस्ट थी महाद्वीप की, उसको हमने सियाल बोला था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट को हमने बोला सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसी तरीके से जो हम ये कोर है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, दैट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड नाइफ, या फिर निकेल प्लस फेरस। ठीक है, तो ये क्या है, नाइफ। क्रस्ट 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मेंटल जो है 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, और जो कोर है वो कितना है, 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। कोई डाउट यहां तक? आगे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जो घनत्व है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं ना, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पीछे हमने देखा था सोर्सेस में डेंसिटी भी था। तो ये पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, हमारा क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये पहला क्लासिफिकेशन था किस बेसिस पे, केमिकल के बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक जो विभाजन था पृथ्वी के आंतरिक भाग का, वो ये था। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, सियाल किस लेयर में एग्जिस्ट करती है, सीमा कहां है, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस लेयर का है। आगे हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस यहां पे वो पुट अप कर लेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आगे देखो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, यहां पे देयर वाज अ ज्योग्राफर जिनका नाम था डेलीज। तो डेली का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब ये जो विभाजन है या फिर जो क्लासिफिकेशन है, डेली ने दिया। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो था मैकेनिकली ये क्लासिफाई किया गया। ठीक है, यंत्रबद्ध। ठीक है, वो केमिकली था, ये मैकेनिकली था। मैकेनिकली क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो मैकेनिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे अब ये क्या है, ये फिगर से आप क्या समझ रहे हो, ये जो फिगर है ये सिंपली अर्थ का मैंने एक पार्ट कट करके निकाल दिया। ठीक है, अब उसका ही क्लासिफिकेशन है। तो अगर जनरल क्लासिफिकेशन जो था वो था क्रस्ट, मेंटल, कोर।
एक दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, मीजोस्फीयर। इस तरीके से अगला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये किस तरीके से सर किया गया, मतलब अब देखो होता क्या है, सब्जेक्ट भी जो है ना वो समय के साथ साथ चेंज हुआ, उसमें और रिफाइनमेंट हुआ। तो पहले जो सब्जेक्ट था वो बाद में कुछ और हुआ इस तरीके से। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो एक जनरल क्लासिफिकेशन था, समय के साथ साथ थोड़ा चेंज आया तो कुछ और नए तरीके क्लासिफिकेशन में देखने को मिला। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिथोस्फीयर की, ठीक है, स्थल मंडल की, तो लिथोस्फीयर के बारे में पॉइंट देखो। अब देखो है क्या, जैसे वो 0 से 30 किलोमीटर था ना, तो यहां पे ये कह दिया कि सर 0 से 100 किलोमीटर जो पूरा रीजन होगा, जो पूरा क्षेत्र होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, सरफेस से 100 किलोमीटर तक अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो दैट होल रीजन इज कॉल्ड क्या, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर डेप्थ है। जितने भी हमें पृथ्वी में जो हम कहते हैं खनिज मिल रहे हैं, पानी, पेट्रोल, मिनरल्स, वाटर, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी हमें लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका हो गया उसी को क्लासिफाई करने का, बस नाम बदल दिया, चीजें वही है, थोड़ा डेप्थ चेंज हो गई, नाम बदल दिया और कुछ फीचर्स बता दिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखो पीछे मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्रस्ट के केस में, वही चीज यहां लिखी हुई है कि जो लिथोस्फीयर है या फिर जिसको स्थल मंडल बोलते हैं, उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, या फिर उसके दो भाग हैं। एक कॉन्टिनेंट का पार्ट है, महाद्वीपीय भाग है, और एक ओशनिक पार्ट है, महासागरीय भाग है। अब अगर मैं कॉन्टिनेंट पार्ट की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्रस्ट है पूरा, ठीक है, यहां मैंने भर दिया ऐसे करके, ये है समुद्र, पानी। ठीक है, अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये कौन सा पार्ट है, ये हो गया कॉन्टिनेंट का पार्ट। अगर मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं तो ये हो गया ओशनिक का पार्ट, महासागर का भाग। तो अब इन दोनों में मोटाई किसकी ज्यादा है, ये कॉन्टिनेंट पार्ट की थिकनेस ज्यादा है ना, इसीलिए लिखा हुआ है 70 किलोमीटर थिक। ओशनिक पार्ट की थिकनेस कम है तो यहां लिखा हुआ है 8 to 10 किलोमीटर होगा, ये 80 नहीं होगा, 8 to 10 किलोमीटर थिकनेस। ठीक है, ये क्या है आपका ओशनिक पार्ट। ये पूरा क्या है, ये पूरा है लिथोस्फीयर। ये क्या है सर, ओशनिक लिथोस्फीयर। ये क्या है सर, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। गॉट इट। जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये वाला, इसमें जो हमको रॉक्स मिलेंगी वो ग्रेनाइट रॉक्स होंगी। वहीं जो ओशनिक पार्ट है वहां पे जो रॉक्स मिलेंगी वो बेसाल्टिक रॉक्स होंगी। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये ओल्डर होगा, पुराना होगा। ओशनिक पार्ट है वो नया होगा। ये समझने वाला पॉइंट है सर, ऐसा कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, ठीक है, अब समझो जरा इसको। इसके नीचे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इसके नीचे जो लेयर है वो है एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। अब यहां से जो मैग्मा है ना वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू सरफेस पे आ रहा है। अब जब मैग्मा सरफेस पे आएगा तो सबसे जल्दी मैग्मा ओशनिक क्रस्ट पे आ जाएगा ना, बाद में पहुंचेगा पूरा कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे। तो ओशनिक क्रस्ट कैसी हो जाएगी, न्यूयर या ओल्डर, न्यूयर, नई। कॉन्टिनेंट क्रस्ट कैसी होगी, ओल्डर। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है इट इज ओल्डर इन नेचर और ओशनिक पार्ट इज न्यूअर इन नेचर। इसकी डेंसिटी जो है लो होती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमें स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर को बारे में हमें याद रखने हैं। कोई डाउट यहां तक? आगे अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एस्थेनोस्फीयर या फिर जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर के बाद जो पार्ट है जो पूरा क्या है, मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ जो पूरा क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर, उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। देखो दुर्बल है ना, दुर्बल, कमजोर, दुर्बलता मंडल इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, अब 0 से 100 था क्या, लिथोस्फीयर, 100 से 400 क्या है, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब सर ये लिक्विड स्टेट में या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में है क्यों, तो उसका कारण ये है कि यहां पे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, एक एनर्जी को रिलीज करते हैं।
जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो वहां पे जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी, जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो जो भी रॉक्स या फिर जो भी चट्टानें यहां पे होंगी वो सारी मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, और मेल्ट होके ही वो बना लेंगे किसको, मैग्मा को, मैग्मा का निर्माण करेंगे। इस वजह से यहाँ पे जो एस्थेनोस्फीयर है वहां पे मैग्मा पाया जाता है। वो मैग्मा बन किससे रहा है, वो रॉक के मेल्ट होने की वजह से बन रहा है, चट्टानों के पिघलने की वजह से बन रहा है। चट्टानें पिघल क्यों रही हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस क्षेत्र में, इस रीजन में पाए जाते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा क्या, एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद जो लेयर है वो है मीजोस्फीयर। ठीक है, ये सॉलिड इन नेचर होती है, यानी कि पहले हमने पढ़ा सॉलिड, फिर लिक्विड, लिथोस्फीयर थी सॉलिड, स्थल मंडल था सॉलिड पर स्टेट में, फिर एस्थेनोस्फीयर था सेमी सॉलिड लिक्विड स्टेट में, फिर मीजोस्फीयर दोबारा से किस में आ गया, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, लास्ट जो बेटा इसमें क्लासिफिकेशन है जिसको बोलेंगे हम क्या, बैरीस्फीयर। ठीक है, क्या है, बैरीस्फीयर, इसको बोलेंगे बैरी मंडल। जैसे हमने देखा कि ये हमारी पूरी अर्थ है और ये अर्थ के बीच में क्या है, कोर है। ठीक है, पूरे कोर को बोलते हैं बैरीस्फीयर। कोर के भी दो पार्ट है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, यानी कि जो बाहर का रीजन है दैट इज आउटर कोर, और जो अंदर का रीजन है वो दैट इज इनर कोर। ठीक है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, इसको बोलते हैं पूरा क्या, बैरीस्फीयर या फिर बैरी मंडल। अब देखो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहां पे जो आउटर कोर है वो कैसा है, वो लिक्विड इन नेचर है, सेमी सॉलिड। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या पाया जा रहा है, मैग्मा पाया जा रहा है। दूसरा, उसका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, अप्रोक्स 4900 डिग्री सेल्सियस, 4900 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। सोचो इतने टेम्परेचर में ऑब्वियसली बात है कि सारी रॉक्स मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आउटर कोर, बाहरी जो कोर है, मैग्मा पाया जाता है वहां। मोबाइल मैग्मा, मोबाइल का मतलब क्या होता है कि जो मैग्मा है ना वो मूव करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, मोबाइल मैग्मा है। ठीक है, तो ये तो होगा किसके बारे में, आउटर कोर के बारे में। यहीं अगर मैं बात करूं इनर कोर के बारे में, तो इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब हमने पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 स्टेट हैं, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते थे वो बिल्कुल पास पास होते थे ऐसे करके, है ना। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा दूर दूर, और गैस में काफी दूर। तो अगर मैं इस गैस में प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और इसमें अगर मैं प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है, जबकि आउटर कोर जो है वो कैसा है, लिक्विड है। तो इनर कोर के सॉलिड होने का कारण ही ये है कि इनर कोर में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ मैग्मा विद इनर कोर। ठीक है, अब होता क्या है, देखो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी, वो चुंबक की तरीके से काम करती है ना, कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे है क्या, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्या, कोर। ठीक है, ये पूरा कोर है। ठीक है, कोर के बाहर ये हो गया आउटर कोर। ठीक है, ये था इनर कोर और ये हो गया आउटर कोर। बहुत ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। जो ये है ये कैसा है, सॉलिड। जो आउटर कोर है वो कैसा है, लिक्विड। दूसरा हमने देखा यहां पे जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो क्या है, निकिल और फेरस, यानी कि आयरन और निकिल पाए जा रहे हैं, मेटेलिक मिनरल्स है। तो जब ये जो कोर है अंदर का सॉलिड पार्ट, ये क्या करता है, रोटेट करता है। जब ये घूमेगा लिक्विड आउटर कोर में तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो ही कंट्रीब्यूट करता है अर्थ एज अ होल को एक चुंबक की तरीके से एक्ट करने में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कहीं ना कहीं जनरेशन या फिर रिलेशन कोर से भी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हो क्या रहा है, हम इतनी देर से जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें पॉइंट ये है कि हमने देखा कि जो अर्थ है, जो अर्थ का जो कोर है, या फिर जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है,
टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, डेंसिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि कोर का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो इनर कोर है सर वो सॉलिड इन नेचर है, आउटर जो कोर है वो सेमी सॉलिड इन नेचर है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमें क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, असंबद्धता, यानी कि एक निरंतरता नहीं है। पृथ्वी में सारी चीजें आंतरिक भाग में एक सी नहीं है कि सर टेम्परेचर जो बिल्कुल सरफेस पे था ना वही बिल्कुल सेंटर पे है, कोई चेंज नहीं आया। सर डेंसिटी जो सरफेस पे थी वही बिल्कुल सेंटर पे, कोई चेंज नहीं आई। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर सब कुछ सेम नहीं है, वो चेंज हो रहा है। और वो चेंज जो हो रहा है तो उसी को हमने बोला क्या कि डेप्थ पे जाने से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से जो बदलाव आ रहे हैं, दैट डिफरेंस इज इक्वल्ड क्या, डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धता। ठीक है, तो इसी डिसकंटिन्यूटी को हम आगे एज अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब देखो ये क्या है, वही है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो अब जैसे ये देखो ऊपर ये क्या था, हमारा क्रस्ट का पार्ट है, उसमें ये ओशन की क्रस्ट है, ये हमारी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है। ठीक है, देखो अब होगा क्या कि जब मैं क्रस्ट से मेंटल में आऊंगा ना तो ऑब्वियस ही बात है चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं, जैसे ये देखो ये पूरी पृथ्वी है ना, उसका मैंने ये पार्ट कट कर लेके यहाँ पे जूम आउट कर लिया, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब मैं ओशनिक पार्ट से कॉन्टिनेंटल पार्ट में गया तो कंपोजिशन चेंज हुआ, यानी कि ऊपर कुछ सॉलिड था, नीचे आके वो लिक्विड में हुआ या गैस में हुआ। ये पूरा लिथोस्फीयर था। मैं जब एस्थेनोस्फीयर में आया तो यहाँ पे मुझे मैग्मा देखने को मिला, तो एक डिसकंटिन्यूटी आई या नहीं आई। यहाँ पे चीजें कुछ और थी, यहाँ पे सबस्टेंस या कंडीशन उसकी कुछ और थी, यहाँ पे आके वो कुछ और हो गई। और नीचे जाऊंगा तो वो और चेंज होगी। प्रेशर देखो, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो प्रेशर मैक्सिमम देखने को मिलेगा मुझे कोर में जाके। तो इसी को बोला गया क्या, असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले अगर मैं मेजर डिसकंटिन्यूटी की बात करूं, जो मुख्य या फिर प्रमुख जो असंबद्धता है, उसमें सबसे पहले है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर मेंटल और कोर के बीच में। ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको बोलते हैं मोहोरोविक या फिर शॉर्ट में मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो सर मोहो किस किस के बीच में है? अगर मैं इसका थोड़ा सिंपल फिगर बनाऊं, थोड़ा इसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे है, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसको बोल रहा हूं मैं क्या, मोहो। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है, मोहो। मेंटल और कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग। ठीक है, ये लिखा हुआ है गुटेनबर्ग, GUTENBERG, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आपसे पूछेगा कि मोहो असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस किस भागों के बीच में स्थित होती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। दूसरा पूछने का तरीका क्या है, नेम द डिसकंटिन्यूटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंटल एंड कोर, दैट डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड व्हाट, गुटेनबर्ग। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया यहां पे क्या, गुटेनबर्ग। कोई डाउट पूछो। देखो अगर कंफ्यूजन कभी हो जाए तो MG CRL, ठीक है, ये याद रखना, ये है डिवीजन। तो M से क्या है, मोहो, सर ये है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में। CRL, C से है कॉनरोड, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर में थोड़ी सी वो मिस्टेक है, वो बाद में मैं एडिट करवा दूंगा इसको। जो कॉनरोड है वो किसके बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। रेप्टी किसके बीच में है, लोअर मेंटल। और लेहमैन किसके बीच में है, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये है पूरा क्या हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इस फिगर को थोड़ा सा मैं ठीक है एडिट कराऊंगा, तो ये भी फाइनल नहीं है, ये याद रखना। कोई डाउट बेटा यहां तक नहीं? अच्छा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, द मेंटल ऑक्यूपाइज ब्लैंक ऑफ द अर्थ। जो मेंटल है वो कितना % एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अभी हमने देखा सबसे ज्यादा जो एरिया है वो मेंटली कवर अप कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 84। 1% क्या था, क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, आगे एडवांस्ड भी है वो, जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या है, कोर तो सेंटर में है, मेंटल उसके बाहर है, क्रस्ट, ठीक है। इन विच स्टेट इज द कोर ऑफ द अर्थ, जो कोर है हमारा, अभी हमने देखा ये कोर है, ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये किस स्टेट में है, ठीक है, तो बोथ, यानी कि जो आउटर कोर है वो सर लिक्विड है और जो इनर कोर है वो है सॉलिड। क्यों है सॉलिड, ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से क्या है, सॉलिड है। लास्ट, मेंटल हैज अ डेंसिटी, मेंटल में डेंसिटी कैसी होगी, क्रस्ट के कंपैरिजन में, यानी कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो मेंटल में डेंसिटी क्रस्ट की तुलना में कैसी होगी, ज्यादा या कम, ज्यादा होगी ऑब्वियसली। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने देखा जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो मेंटल हैज डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट पोर्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल और क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब देखो इसको एक और तरीका है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर याद नहीं हो तो क्रस्ट की बात हो रही, क्रस्ट और मेंटल की, इसमें हाइड्रोस्फीयर कहां से आ जाएगा, ठीक है, वाटर बॉडी का डिस्कशन करते हैं वहां पे, और क्रस्ट मेंटल सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एटमॉस्फेयर कहां से आ गया, और जब एटमॉस्फेयर नहीं आएगा तो एक्सोस्फीयर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो तीन ऑप्शन कट हो गए, तो आंसर क्या हो गया इसका, लिथोस्फीयर। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको करने के दो तरीके, एक तो ये कि क्वेश्चन पढ़ के मुझे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि सर इसका जो आंसर है वो ये होगा, दूसरा ये कि सर चार ऑप्शन थे, मुझे आंसर कंफर्म नहीं था क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि जो चार में से जो तीन है ना ये तो हो ही नहीं सकते, तो जो बचा हुआ फोर्थ है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लो, जो भी इसमें कुछ नोट डाउन करना हो आपको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फर्दर कोई भी आपका डाउट होगा तो हम आगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं आगे, ठीक है।